हेलो स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 29th मीटिंग चल रही है बाकू अजरबैजान में। और इस मीटिंग में इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। पहला है न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल फॉर फाइनेंस, यानी फाइनेंस के लिए एक अलग मैकेनिज्म इस बार स्टार्ट किया गया है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अब वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक फंड रेज करेंगे, जिसकी बात सबसे पहले 2009 में ही हो गई थी, लेकिन उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया था। लेकिन इस बार इन्होंने उसको फाइनलाइज और प्रॉमिस किया है कि हम इसको फाइनलाइज करेंगे और इस मनी को मोबिलाइज भी करेंगे। और दूसरा है मार्केट मैकेनिज्म, स्पेशली जो कार्बन से रिलेटेड होगा, कार्बन मार्केट मैकेनिज्म। तो इस बार दो बड़े स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक की मीटिंग के अंदर में। पहला फंड से रिलेटेड है और दूसरा है कार्बन मार्केट से रिलेटेड। आइए आज हम इसी के बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्या है हमारी ये न्यू कार्बन मार्केट और ये हमारा जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, क्या डिमांड कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज। आप जानते होंगे कि जो यूरोपियन रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, जो मेनली इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था, उसकी वजह से पिछले 150 साल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया है इन कंट्रीज़ ने। आज इनकी ड्यूटी बनती है, इनका फर्ज बनता है कि ये डेवलपिंग नेशन जो इस पॉल्यूशन को बियर करते हैं और अपनी डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो उनके साथ मिलके इस क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको एक तरीके से कंट्रोल करें और बढ़ते हुए टेम्परेचर को एक लिमिट में लेकर आएं और डेवलपिंग नेशंस से बढ़ते हुए जो गैप है उसको भी कम करें, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करें, उनको हेल्प प्रोवाइड करें, चाहे वो टेक्निकल हेल्प हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, वो डेवलप्ड नेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए डेवलपिंग नेशंस को, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए और पूरे अर्थ से हम टेम्परेचर को कम कर पाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाए और पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम जिससे हेल्थ इश्यूज भी जनरेट होते हैं उसके भी कंट्रोल लाया जा सके। आइए इसी चीज को आज डिटेल में समझते हैं। COP29 मीटिंग जो अभी फिलहाल चल रही है 11 से लेकर 22 नवंबर तक ये चलेगी, 22 नवंबर तक 2024 में। और इस मीटिंग को अभी बाकू में चलाया जा रहा है और इसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट जो स्टेप बोल सकते हैं, माइलस्टोन अचीवमेंट हुई है। नेशनल जो नेशन अप्रूव्स न्यू कार्बन मार्केट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी एक तरीके से जो बहुत सालों से डिमांड थी डेवलपिंग कंट्रीज की कि एक नया मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसमें कुछ कंट्रीज फेवर में नहीं थी, कुछ कंट्रीज फेवर में थी, लाइक माइंडेड कंट्रीज, अफ्रीकन ग्रुप्स, एशियन ग्रुप्स, साउथ एशियन प्लस में जो ग्लोबल साउथ है, उनकी डिमांड थी कि ये जो फंड आपने कलेक्ट करने का वादा किया है उसका जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जाए और जो कार्बन मार्केट है उसको प्रॉपरली मोबिलाइज किया जाए, प्रॉपरली फॉलो किया जाए। आइए इस चीज को और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं। न्यूज में था हमारा COP29 जो अभी फिलहाल चल रहा है। स्मॉल विक्ट्री एज नेशन अप्रूव्स न्यू कार्बन मार्केट रूल्स स्टैंडर्ड, यानी स्टैब्लिशमेंट ऑफ कार्बन मार्केट जो पहले से ही चल रहा था, लेकिन उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इज द लास्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। 2015 में COP21 मीटिंग हुआ था, यानी 21st मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, जिसको हम बोलते हैं COP21, जो कि 2015 में हुई थी पेरिस के अंदर में। वहां पे डिसीजन लिया गया था कि जो हमारी डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस, ये कुछ फंड रेज करेंगे और कार्बन मार्केट डेवलप करेंगे। यानी यहां पे डेवलप किया गया कार्बन मार्केट और जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड। ये ग्लोबल क्लाइमेट फंड का जो वैल्यू इस टाइम पे इन्होंने रखा था वो था $100 बिलियन, यानी $100 बिलियन हर साल डेवलप्ड नेशंस एक साथ क्यूमुलेटिव कलेक्ट करेंगी और डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड करेंगी। लेकिन इसके अंदर में उनकी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी कंपनी यहां पे लेकर आए, वो यहां से पैसा कमाए और उसी को उसमें इंक्लूड कर लिया जाए। ये जो पैसा होगा ये विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको $100 बिलियन हर साल कलेक्ट करके डेवलपिंग नेशंस को देना पड़ेगा, विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी डेट क्राइसिस, विदाउट एनी इक्विटी और विदाउट एनी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। बट
इसका जो मेन जो माइलस्टोन रखा गया था वो सबसे पहले 2009 कोपनहेगन में जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि यहां पे हम $100 बिलियन मोबिलाइज करेंगे, जिसका टारगेट 2010 से रखा गया था, 2010 से लेकर 2020 तक, यानी 2010 से लेकर 2020 के बीच में हर साल डेवलप्ड नेशंस ये $100 बिलियन कलेक्ट करेगी डेवलपिंग नेशंस के लिए। फिर 2015 में जो मीटिंग होती है COP 21 जो कि पेरिस में होती है, इसमें डिसाइड किया गया कि ये जो टाइम पीरियड है 2020 से लेकर अब इसको 2025 कर दिया जाएगा। तो अब इसका जो डेडलाइन थी 5 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी $500 बिलियन 5 साल के लिए, टोटल 5 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। अब आप जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2025 आ जाएगा और उसके बाद में हमें एक न्यू मैकेनिज्म चाहिए, यानी अब डेवलपिंग नेशंस डिमांड कर रही हैं कि जो आपने वैल्यू डिसाइड किया है $100 बिलियन, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कोप अप विद द एनवायरमेंट क्राइसिस। और ये जो प्रॉब्लम है इसको जो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, स्पेशली अगर हम बात करें फिजी, मालदीव्स और किरिबाती जैसी जो कंट्रीज हैं, जो बहुत ही मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में आती हैं वर्ल्ड में, जो कि अभी बहुत कुछ साल में यानी 100-150 साल में आधी से ज्यादा डूब जाएंगी, वो कंट्रीज स्पेशली डिमांड कर रही है, अफ्रीकन कंट्रीज डिमांड कर रही है, इवन इंडिया डिमांड कर रहा है कि इस फंड को रेस किया जाए। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड $100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से जो डिसाइड किया गया था, जो कि 2025 में एंड हो जाएगा, उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए और उसी को बोला जा रहा है न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल ऑन फाइनेंस, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो वैल्यू है वो $100 बिलियन ना होके मोर देन $1 ट्रिलियन होनी चाहिए। प्रॉपरली अगर हम डिमांड की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन है उसने पूरा का पूरा एस्टिमेट लगाया है कि अगर हर कंट्री, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री, अगर अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को अचीव करना चाहती हैं तो 2030 तक यानी बाय 2030 उनको लगभग $5.89 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट होगी। इतना अमाउंट एटलीस्ट हमें रेस करना पड़ेगा नेक्स्ट 5-6 इयर्स के अंदर में, और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज कलेक्ट करेंगी और ये डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। लेकिन एक इसमें एक ट्विस्ट है कि इसके अंदर में जो पहले कंट्रीज जो एक तरीके से स्मार्टनेस दिखाती थी वो क्या करती थी, अभी तक देखा गया है कि जो जब यूएस से पूछा गया और जो मेन कंट्रीज से पूछा गया कि आपने जीसीएफ जो $100 बिलियन का फंड है उसमें कितना अमाउंट अभी तक स्टोर किया है, कितना अमाउंट अभी तक सेव किया है, तो इनों के अकाउंट में 2021 में पता चलता है कि सिर्फ $89 बिलियन ही इन्होंने कलेक्ट किया था। यानी ये अमाउंट बहुत ही कम है, इस अमाउंट से डेवलपिंग कंट्रीज अपना कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सकती हैं। तो अब ये डिमांड रेस की गई है कि इस अमाउंट को बढ़ाया जाए और एटलीस्ट ये जो $89 बिलियन आपने बोला था, यानी जो $100 बिलियन बोला था, उतना भी आप हर साल पूरा नहीं कर रहे हैं। यानी आज तक अगर हम बात करें 2009 से जो हमारा फंड स्टार्ट हुआ है 2024 तक हम इसमें सिर्फ $115 बिलियन टोटल अमाउंट कलेक्टेड देखते हैं, जहां पे ये कम से कम यानी 100 इंटू ये आपका 15 यानी 150 के आसपास होना चाहिए था, यानी $1500 बिलियन जो वैल्यू थी वो होनी चाहिए थी, जो कि सिर्फ $115 बिलियन थी। और इसकी वजह से एक डिमांड अभी उठ रही है कि जो अफ्रीकन ग्रुप था सबसे पहले डिमांड उन्होंने उठाई, फिर इंडिया में हमारे स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी डिमांड रेस की कि जो हमारा प्राइस है, जो ये जो आपने फिक्स किया है उसको अब $1 ट्रिलियन कर दिया जाए। और अभी जो लाइक माइंडेड कंट्री ग्रुप्स हैं वो अब $1 ट्रिलियन से भी $1.3 ट्रिलियन की डिमांड कर रही है। डेफिनेटली ये डिजर्व करती है कंट्रीज, क्योंकि जो पॉल्यूशन का लेवल आज है उसमें से लगभग 40-45% जो पॉल्यूशन है इन्हीं डेवलप्ड नेशंस ने किया है, जो कि किसी भी लायबिलिटी के अंदर में नहीं आते थे। जो मेन रीजन है वही किसी लायबिलिटी के अंदर नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली उनके ऊपर जो लायबिलिटीज है वो बढ़नी चाहिए। आज वो टाइम आ गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपनी जो वॉइस है उसको रेज कर सकती हैं एंड अपने जो अपनी बातें हैं आपको दुनिया के सामने और यूनाइटेड नेशन के सामने रख सकती हैं।
तो इस बार जो हमारी जो मेन जो अचीवमेंट हम बात कर सकते हैं, तो ये दो अचीवमेंट के बारे में बात हुई है, कार्बन मार्केट के बारे में, और टू मोबिलाइज दिस पर्टिकुलर चीज जो है हमारा जो $100 बिलियन का जो जीसीएफ था, यानी अगर हम टोटल मिला के अगर हम बात करें तो जीसीएफ का जो फंड था उसको नेशनल जो हमारा एक तरीके से क्वांटिटेटिव जो कलेक्टिव गोल है हमारा, नेशनल कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल जो है ऑफ फाइनेंस, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। पहले जीसीएफ का वैल्यू था $100 बिलियन, जो कि हर साल इनको 2025 तक कलेक्ट करना होगा, लेकिन 2025 के बाद क्या किया जाएगा उसका अब ये डिसीजन ले लिया गया है। ये होगा हमारा नेशनल कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल ऑन जो फिनेंस है, ये हमारी वैल्यू होगी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। अभी फाइनल एक मत नहीं बना है कि एक्सैक्ट वैल्यू कितना रखा जाएगा, और यूनाइटेड नेशन ने प्रोजेक्ट किया है कि बाय 2030 इस टोटल अमाउंट का जो वैल्यू है वो लगभग $5.8 ट्रिलियन होना चाहिए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को मिलना चाहिए इन आगे वाले 5-6 साल के अंदर में। अगर इस टोटल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, यानी 1 से लेकर $1.3 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इसकी बात करेंगे तो टोटल वर्ल्ड का सिर्फ 1% जीडीपी है। स्पेशली यानी अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो उनका 1% से भी कम की जीडीपी में पूरे वर्ल्ड का जो पॉल्यूशन है वो कम हो सकता है। पूरे वर्ल्ड की जो हमारी जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, सी लेवल राइज से रिलेटेड, जो हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्शन से रिलेटेड, ग्लेशियर मेल्टिंग से रिलेटेड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड है उससे रिलेटेड, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है अगर हमारा जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए अपनी 1% से भी कम जीडीपी को कंट्रीब्यूट करे और डोनेट करे एज अ फंड, नॉट एज अ लोन। आइए इसके बारे में और आगे देखते हैं। Why it is in news? डेफिनेटली जो 2015 का जो टारगेट था 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हम इससे ज्यादा हम अलाउ नहीं कर सकते प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, यानी जो भी प्री इंडस्ट्रियल का यहाँ पे एक मत है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था कुछ कंट्रीज का 1700 में स्टार्ट हुआ, कुछ कंट्रीज का 1800 में और कुछ कंट्रीज का 1900 में, तो उसमें एक क्यूमुलेटिव हमने एक एवरेज ले लिया है जो कि हम 1850 मानते हैं, यानी जो हमारा टेम्परेचर था 1850 के आसपास, उससे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस रेस अलाउड है बाय 2030। उदाहरण के तौर पे अगर 1850 में हमारा 33 डिग्री सेल्सियस एवरेज था तो 2030 तक 34.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही अलाउ किया जा सकता है, जिससे एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है कंपैरेटिवली कम होगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती हैं, और हो सकता है कि ऐसा टाइम आ जाए कि ये रिवर्सिबल भी ना हो, यानी ग्लोबल जो क्लाइमेट है और जो टेम्परेचर है, वार्मिंग है, उसको कम भी ना किया जाए। ऐसा हो सकता है कि वो ना हो पाए कम, क्योंकि आईपीसीसी की क्लियर रिपोर्ट बताती है, स्पेशली जो 6th रिपोर्ट है वो बताती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जिस रेट से हमारा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको अगर हम कंटिन्यू देखें तो 2100 तक ये हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है 4.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जरूरत है कि इसी टाइम पे हम, ये हाई टाइम है, अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो 4.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ह्यूमन जो सर्वाइवल है वो एक तरीके से खतरे में आ जाएगा, एनिमल और प्लांट सर्वाइवल खतरे में आ जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले 100-200 साल में ह्यूमन ही ना बचे। तो हम क्या करेंगे इस सब टेक्नोलॉजी का, तो जरूरत है कि उससे पहले ही स्टेप ले लिए जाएं, जो इस वक्त 29 में, जो COP29 में बहुत ही अच्छे स्टेप्स हमें लग रहे हैं, बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं इन कंट्रीज ने। ये मार्केट ये अलाउ करेंगे ऐसे बिजनेसेस को that reduce emission below their target to earn carbon credit which they can sell to the other countries, जो जिन्होंने एक तरीके से एक्सीड कर दिया है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक कंट्री है यूएसए, अगर यूएसए को अलाउड है 100 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना, वहीं पे मान लीजिए जर्मनी को भी अलाउड है 100 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना, लेकिन यूएसए ने विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर डेवलपमेंट, सपोज दे आर प्रोड्यूसिंग 120 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट,
वहीं पे जर्मनी ने अपनी स्पेशल टेक्नोलॉजीज को यूज करके, फॉरेस्टेशन करके, रिफॉरेस्टेशन करके, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करके और न्यू टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करके, मान लीजिए यहां पे इन्होंने टोटल जो एमिट किया है वो 70 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। तो अब जर्मनी के पास एक कार्बन मैकेनिज्म होगा, ये अपने जो एक्सेस में जो 30 यूनिट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके इक्विवेलेंट कार्बन क्रेडिट्स इनको मिल जाएंगे UNFCCC द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और वो इसको 30 यहां पे सेल कर सकते हैं। अगर इनकी डिमांड 20 की है तो 20 यहां से ये इसको सेल कर सकते हैं। उसके रिवर्स में, उसके अगेंस्ट में UN जो USA है इनको एक मनी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो मनी है ये टाइम टू टाइम UNFCCC डिसाइड नहीं करेगा, ये सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी एक शेयर मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ये एक्सचेंज होगा। आप जैसे शेयर खरीदते हैं नॉर्मल निफ्टी और ये जो आपके BSE जो सेंसेक्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो आप शेयर खरीदेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। जी हाँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए कमोडिटी बिकेगी एक कार्बन मैकेनिज्म मार्केट के अंदर में, जहां पे ये जो कंट्रीज हैं वो इस तरह के सर्टिफिकेट्स को खरीद सकती हैं, और वहीं पे जर्मनी को उसका जो प्राइस है इन टर्म्स ऑफ द डॉलर या फिर जो उनकी पर्टिकुलर करेंसी है उसमें वो उनको मिल जाएगा। इससे एक फायदा होगा कि ओवरऑल दोनों कंट्री ने बहुत ज्यादा एमिट नहीं करा, क्योंकि ये भी कंट्री चाहेगी कि कम से कम ही एमिट हो, ताकि जब कार्बन क्रेडिट खरीदने की बात आएगी तो कम कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़े, और ये कंट्री भी पूरे एफर्ट डालेगी ताकि इससे इनकी इनकम भी जनरेट हो जाए। इसी को हम बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन मार्केट। इसको डिसाइड करने वाला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि मार्केट के प्राइस के ऊपर में डिपेंड करेगा। This system aims to reduce emission by offering financial incentives. While this progress is positive, many rules still need to finalize before the carbon market can fully operationalize or operate. यानी डिमांड तो बहुत पहले से चल रही है, 2015 से इसकी डिमांड है कि इसको प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, कंट्रीज को यानी जो कार्बन मार्केट है उसको मोबिलाइज कर दिया जाए। लेकिन अब ये टाइम आ चुका है कि इन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि 2025 के बाद जब ये सारे डेडलाइंस पूरे हो जाएंगे तो 2025 के बाद 2030 तक इसको प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा, और फिर दोबारा से 2030 में डिसाइड किया जाएगा कि इस मार्केट में क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं। बात करते हैं कार्बन मार्केट की। जैसे मैंने बताया अभी आपको, कार्बन इसमें क्रेडिट्स होंगे, अलाउंसेस होंगे, आर ब्रॉट एंड सोल्ड टू हेल्प रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये दो टाइप की होती है कैप एंड ट्रेड सिस्टम में, और दूसरा होता है वॉलंटरी कार्बन मार्केट। कैप एंड ट्रेड सिस्टम है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम के अंदर में जो हमारी गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो एक फिक्स कर देती है लिमिट। उदाहरण के तौर पे जैसा मैंने अभी बताया, USA की अगर लिमिट फिक्स कर दी गई 100, तो इसको अगर पूरा 100 ही करना है, चाहे अगर ये 120 कर देती है तो रिमेनिंग 20 पॉइंट इसे बाहर से खरीदने होंगे। इसी को हम बोलते हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम, जिसके अंदर में कंपनीज जो हैं और जो कंट्रीज हैं वो आर अलाउड इशूड अलाउंसेस विच रिप्रेजेंट द राइट टू emit a certain amount of carbon dioxide और other greenhouse gases। यानी इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप इतना अलाउ कर सकते हैं, आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपको कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे। ओवरऑल आपको 100 के अंदर में इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी रिड्यूस करती है इट्स एमिशन बिलो इट्स एलोकेटेड, तो ये अब एक तरीके से एलिजिबल हो जाती है सेल करने के, यानी ये सेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्रेडिट को टू द एक्स्ट्रा जो कंपनीज हैं जिनका एक्सीड हो चुकी है लिमिट, उनको ये सेल कर सकते हैं अपने कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स। बट ये सब होगा एक मार्केट के थ्रू, एक शेयर मार्केट के थ्रू। सेकेंड है वॉलंटरी कार्बन मार्केट, यानी आपको जो अलाउ किया गया था, सपोज कीजिए सेम वही कंट्री लेते हैं, USA को अलाउ किया गया था 100, बट इसने प्रोड्यूस ही कम किया, यानी 100 अलाउ किया था लेकिन इसने 70 ही प्रोड्यूस किया या 60 ही प्रोड्यूस किया, तो इसके पास एक्स्ट्रा 40 आ गए, यानी ऑब्लिगेशन में नहीं था, फिर भी अब इसके पास एक्स्ट्रा 40 पॉइंट्स आ गए 40, तो अब ये इसको ट्रेड कर सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि जितनी आपकी ऑब्लिगेशन से ज्यादा हो जाए तभी आप इसको खरीदेंगे, यानी आप क्या कर सकते हैं, 40 पॉइंट्स को यहां पे एक्स्ट्रा जो आपने कर दिया है उसको आप सेल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप अपनी लिमिट के अंदर प्रोड्यूस करने के बाद भी इस चीज को सेल कर पा रहे हैं, ताकि इससे जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाए। यानी ये इसके अंदर में कंपनीज और इंडिविजुअल हु वांट्स टू ऑफसेट देयर एमिशन कैन बाय कार्बन क्रेडिट
it voluntarily even if they are not legally required to do so। यानी ये ऐसा भी हो सकता है कि ए पर्टिकुलर XYZ कंट्री जो है उसने कार्बन क्रेडिट्स को खरीद लिया और खरीदने के बाद उसको किसी और दूसरी कंट्री को बेच दे। These credit typically fund projects that reduce or remove carbon emissions such as reforestation or renewable energy projects। यानी अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कोई लगाना चाहता है या फिर कोई भी इस तरह से कार्बन जिसमें एमिशन कम होता है इस तरह के प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो ये जो प्राइस हैं इस यानी जो ये कंपनी ने जो खरीदे हैं जो पॉइंट्स हैं, ये जो वहां से जो पैसा आएगा यानी इसको जब बेचेंगे ये दूसरी कंट्रीज को या कंपनीज को, वहां से जो पैसा आएगा वो ये एक तरीके से रिफॉरेस्टेशन और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में फर्दर भी लगा सकती हैं। The goal of carbon market is to accelerate emission reduction by making it financially beneficial for business to cut down their greenhouse gas outputs as well as greenhouse outputs। और अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो they provide a market driven way for companies to meet environmental goals either through internal efforts to reduce the emission or by purchasing carbon credit from other who have achieved the greater reduction goal। बात करते हैं क्या सिग्निफिकेंस होगा इस कार्बन मार्केट का, इससे क्या फायदे होंगे। डेफिनेटली कोस्ट इफेक्टिव एमिशन रिडक्शन होगा, यानी जो कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से इंसेंटिव मिलेंगे उनके पॉल्यूशन कम करने पे। तो हर कंट्री चाहेगी कि उनको इंसेंटिव मिले और पॉल्यूशन कम करने में वो एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शंस, जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो हमारे पहले से जो एक्शंस हैं उसको एक तरीके से एक्सेलरेट कर देता है। फास्टर ग्लोबल एमिशन रिडक्शन बाय अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंट्रीज, यानी अगर कोई कंट्री चाहती है कि वो अपनी डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे तो वो हो सकता है कि ज्यादा एमिट कर दे, लेकिन लास्ट में वो बाद में पॉइंट्स किसी कंट्री से खरीद सकती हैं। तो आपको अपनी डेवलपमेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है और आप कहीं से खरीद भी पा रहे हैं, तो इजीली हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाते हैं हमारे क्लाइमेट एक्शंस। पेरिस एग्रीमेंट का जो हमारा टारगेट था 1.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हर कंट्रीज अगर ट्राई करेंगी अपना पॉल्यूशन को कम करने का तो डेफिनेटली हमारा जो टेम्परेचर ओवरऑल कम होता है। तो जब 2015 में COP21 हुआ UNFCCC का मीटिंग, उसमें जो 1.5 डिग्री का टारगेट डिसाइड किया गया था वो भी अचीव हो जाता है अगर हम इस तरह के मिशन को रोक देते हैं। तो इट प्रोमोट इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। यानी आपको पता होगा कि बचपन में आप जो घर में जो बल्ब यूज करते थे वो फ्लोरोसेंट या फिर कैंडलेसेंट बल्ब हुआ करते थे, धीरे धीरे बल्ब चेंज होते चले गए और फिर बल्ब आए CFL के बाद अब जो बल्ब आते हैं वो LED बल्ब्स आते हैं। धीरे धीरे इनके अंदर में चेंजेस आ रहे हैं और जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। तो डेफिनेटली ये इनोवेशंस हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी अगर इस तरह के मार्केट मैकेनिज्म आते हैं तो इट जनरेट रेवेन्यू। डेफिनेटली जो कंट्री कम पॉल्यूशन कर रही है तो उनके एक रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है, वो इस पैसे को अपनी एजुकेशन में लगा सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट में लगा सकती है, अपने दूसरे सेक्टर्स के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे सेक्टर्स में भी इनको लगा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी इसमें कंट्री बना सकती हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, जरूरत है इस गैप को कम करने की। डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड ग्रेटर फाइनेंस कमिटमेंट फॉर डेवलप्ड नेशंस फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एमिशन डेफिनेटली 150 सालों से 100 सालों से ये जो एमिशन कर रहे हैं, अब इनकी ड्यूटी है कि ये डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करे। बट अगर ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो डेवलपिंग नेशन है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए खासा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनकी अभी कैपेसिटी नहीं है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो नई टेक्नोलॉजी को ला सके। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल जो कमिटमेंट है, जैसा मैंने बताया आपको कि 2009 में ग्लोबल क्लाइमेट फंड आया जिसमें $100 बिलियन डेवलप्ड नेशंस को हर साल डेवलपिंग नेशंस को देने थे, लेकिन उसके अंदर में इनसफिशिएंट अमाउंट रहता है। अभी तक सिर्फ $115 बिलियन ही कलेक्ट हुए हैं 2024 तक। जरूरत है इसको एक तरीके से बढ़ाने की। अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट क्लाइमेट फाइनेंसिंग, यानी क्लाइमेट फाइनेंसिंग को एक तरीके से प्रॉपरली यहां पे अभी ठीक से नहीं बताया गया है कि हम किस चीज को क्लाइमेट फाइनेंसिंग मानेंगे। क्या कोई कंट्री अगर रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आती है दूसरी कंट्री में, यानी डेवलप्ड नेशंस अगर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी डेवलपिंग नेशन में लेकर आ रही है, तो क्या उसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग का बोला जाएगा या फिर उसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग से अलग रखा जाएगा? तो उस पर एक क्लियर कट हमें एक डेफिनेशन आना जरूरी है, इस पर प्रॉपर
प्रॉपरली डेफिनेशन होना चाहिए, विच डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी एज पार्ट ऑफ देयर कमिटमेंट व्हाइल डेवलपिंग नेशंस डिसएग्री। यानी जब वो कंट्रीज अपनी कंपनी लेकर आती है, कुछ सोलर पैनल, सपोज कीजिए सोलर पैनल अगर यूएसए इंडिया में सोलर पैनल बनाने लगती है तो वो क्या उसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग की फॉर्म में लिया जाएगा या फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग इससे अलग होना चाहिए? डेफिनेटली जो डेवलपिंग नेशन है वो एग्रीड नहीं है, क्योंकि वो जो कंट्री जो इंडिया में सोलर पैनल बना रही है, यूएसए या फिर जर्मनी या फ्रांस या फिर कोई यूरोप की दूसरी कंट्री जो इंडिया में सोलर पैनल्स बनाएंगी, वो सोलर पैनल्स से वो खुद भी पैसा कमाएंगी। अगर वो खुद पैसा कमा रही है तो वो किस तरह का क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो गया? यानी क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मेन पर्पस है कि वो कंपनी का खुद भी कोई भी इंटरेस्ट ना हो, कोई भी डेट में ना आ जाए कोई कंट्री, और वो सिर्फ डायरेक्टली फंड की फॉर्म में दे, यानी रिटर्न वापस आए, ऐसा वो एक्सपेक्ट ना करे। उसी को ये कंपनी कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड कर रही हैं। नीड फॉर प्रिडिक्टेबल एंड एक्सेसिबल फंड, यानी ऐसा फंड होना चाहिए और प्रिडिक्शन प्रॉपरली होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान के अंदर में 2022 में 23 में यहाँ पे जो स्पेशली 22 में जो फ्लड आया था उसकी वजह से जो 15.2 बिलियन डॉलर का एक तरीके से डायरेक्ट लॉस हुआ था पाकिस्तान को। जब पाकिस्तान ने डिमांड किया ये कि हमें कुछ पैसा चाहिए डेवलप्ड नेशन से, क्योंकि जो फ्लड इमीडिएट फ्लड्स आ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग ही रेस्पॉन्सिबल है, तो इन्होंने डिमांड किया कि हमें जीसीएफ से या फिर दूसरे फंड से कुछ पैसा दीजिए। वहां पे इनको पता चलता है कि जो 10.48 बिलियन डॉलर इनको यहां से मिल जाते हैं, लेकिन 23 में मिलते हैं सबसे पहली बात, यानी एक साल बाद इनको फंड मिलता है। दूसरी बात है कि इसमें से लगभग 8 बिलियन डॉलर का जो था वो एज ए लोन दिया गया था, यानी उन्होंने उसको रिटर्न मांगा था और उस पर इंटरेस्ट भी मांगा था। डेफिनेटली इस तरह की जो फाइनेंसिंग है ऊपर से हमें दिखाई देता है कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज ने या फिर जीसीएफ ने इतना अमाउंट दिया है, लेकिन पता चलता है बाद में कि उसके अंदर में से आधे से ज्यादा तो लोन की फॉर्म में था, जो कि इसको डेट में ले आएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर हम देखें तो लगभग 126 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी लोन है, ऑलरेडी वो डेट में है, और उसके अंदर में ये कुछ आपका बिलियन डॉलर का लोन और उसमें ऐड हो जाएगा तो उसका डेट एक तरीके से बढ़ जाएगा। इक्विटी और जो है हमारा क्राइसिस जो है डेट क्राइसिस वो बढ़ चला जाता है। इस वजह से जरूरत है कि प्रॉपर अमाउंट की फंडिंग की जाए पर्टिकुलर कंट्री को, इक्विटी इंश्योरिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है। जो भी अभी हमें 2009 से लेकर अभी तक के जितने भी पार्टिसिपेशन देखे, कॉन्ट्रीब्यूशन देखे जो डेवलप्ड नेशन ने किए हैं, वो देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर कंट्री में ही वो ज्यादा हुए हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे ज्यादा जो फाइनेंसिंग हुई है वो 148 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की वो हुई है चाइना के अंदर में, उसके बाद हुई है यूरोपियन यूनियन के अंदर में, उसके बाद हुई है कई आपके यूएस के अंदर में, और उसके बाद में हुई है ये सऊदी अरेबिया और ऐसी कंट्रीज के अंदर में, और कहीं जाके ये आपका इंडिया और फिर अफ्रीका बहुत ही लो यानी पे आते हैं, जिनका अमाउंट टोटल अगर हम देखेंगे तो यहां पे टोटल 75% का जो एक तरीके से क्रेडिट दिया गया था वो उन नेशंस को दिया गया था जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक तरीके से इकोनॉमिकली साउंड है। उदाहरण के तौर पे अगर हम चाइना की बात करें तो इंडिया से 7.8 टाइम्स इकोनॉमी ज्यादा है, यूएस की अगर हम बात करें तो 24 टाइम्स इकोनॉमी ज्यादा है, पूरे यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी है इंडिया से। फिर भी इंडिया को जो टोटल कंट्रीब्यूशन में से जो टोटल मिला वो 3 या 4% था, यानी यहां पे प्रॉपरली फेयर इक्विटेबल जो शेयरिंग नहीं हो रही है और ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं दिखाई देती है। अवॉइडेंस ऑफ द डेट इंड्यूसिंग फंडिंग, यानी इस तरह का फंड मत दीजिए जिसको आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपने सुना होगा कि हमें उधार या फिर जब भी कोई डोनेशन होती है तो वो इस तरीके से होती है कि एक हाथ से आप दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, यानी फंडिंग जो होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए, आप एक्सपेक्ट ना कीजिए उसमें कि रिटर्न आएगा। इस चीज की खासा डिमांड हुई है इस बार, स्पेशली अफ्रीका और इंडिया ने ये चीज डिमांड की है इस बार COP29 मीटिंग के अंदर में। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो एनहांस कमिटमेंट फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस, ये बढ़ना चाहिए कमिटमेंट उनका। क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, क्या प्रोजेक्ट लाना क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, डायरेक्टली मनी देना क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना कम रेट पे वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, या फिर पेटेंट राइट प्रोवाइड करना वो फाइनेंसिंग है। उसके क्लियर कट डेफिनेशन की डिमांड उठ रही है कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए।
फंडिंग एडेप्टेशन के लिए अलग से दिया जाए। उदाहरण के तौर पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, यानी ऐसे क्रॉप्स, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे ड्रॉट लाइक कंडीशन बढ़ती जा रही है, तो मिलेट के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, या फिर इस तरह की क्रॉप्स को डेवलप किया जाए जो कि कम वाटर के अंदर में इजीली सर्वाइव कर जाए। जरूरत है उसके ऊपर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की, बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके लिए जो फंड होता है वो एडेप्टेशन फंड कहलाता है। जनरली जब भी हम जो कार्बन ट्रेडिंग होती है उसके अंदर में जो पैसा आपको मिलता है, यानी आप अगर कार्बन क्रेडिट्स को बेचते हैं और उससे पैसा मिलता है, तो उसका जो 2% होता है वो ग्लोबल एडेप्टेशन फंड में जाता है। इसको बढ़ाने की जरूरत है और इसको क्लियर कट बताने की जरूरत है। नॉन डेट इंड्यूसिंग फाइनेंसिंग होना चाहिए, यानी डेट में वो कंट्री नहीं आ जानी चाहिए आपके फाइनेंस देने की वजह से। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ाना चाहिए, और जो हमारे फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स हैं उसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। जीसीएफ जैसे जो फंड है उनको और बढ़ाना चाहिए, प्रिडिक्टेबल फंडिंग होना चाहिए, प्लस में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लेज होने चाहिए, यानी एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि आपने 4 साल के लिए 5 साल के लिए कर दिया। एक और डिमांड बढ़ रही है कि कोई भी फाइनेंसिंग किया जाए तो उसका एटलीस्ट जो मिनिमम टाइम पीरियड है उसको 10 ईयर तक रखा जाए, यानी आप अगर कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री को देना है तो कम से कम 10 साल के लिए उसको देना पड़ेगा, तभी वो एक तरीके से कैपेबल हो पाएंगे उस चीज से फाइट करने के। इंक्लूसिविटी एंड फेयरनेस इन द नेगोशिएशन, यानी जो हमारा ग्लोबल साउथ है जो मेन पॉल्यूटर नहीं है, उदाहरण के तौर पे इंडिया सिर्फ 4.6% पॉल्यूशन करता है पूरे वर्ल्ड का, वहीं पे जो चाइना है, यूरोप है और जो हमारे यूएसए है ये टोटल 55% से ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं, यानी स्पेशली जो ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाली कंट्रीज हैं, वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं करती है, स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी इनको बियर बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली जो फेयरनेस होनी चाहिए नेगोशिएशन में, ग्लोबल साउथ की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ जो है ग्लोबल साउथ की अगर हेल्प करना चाहता है तो प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाए, यानी जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे किया जाए, ना कि आपने जो आप लाइक करते हैं जिस कंट्री को, जिसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, ना कि उसको दिया जाए। डेफिनेटली जरूरत है जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं उसको फंड ज्यादा दिया जाए, तो नेगोशिएशन उसी के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही उस पर्टिकुलर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार जो हमारा जो यूपीएससी का पेपर होता है प्री और मेंस के लिए। At COP29, the approval of new standard for carbon market was hailed as a small step forward, while discussion on climate finance remained contentious. Analyze the significance of operationalizing carbon market in achieving global emission reduction target and the challenging involved in securing an adequate and equitable climate financing agreement. इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में एक बार ट्राई कीजिए, अपने घर पे इसको लिख के देखिए। डेफिनेटली जितना मैंने डेटा बताया उसमें आप काफी कुछ इसमें लिख पाएंगे, और इसी तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनको देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।